आज से मैं एक एक मुद्दे को लेके चलूंगा। और जिस दिन मैं साइकोलॉजी का नहीं ले पाऊंगा लेक्चर, तो उस दिन मैं जीके का पूरा मंथली या 7 दिन का क्या क्या धर्मगुरु पद के लिए हम लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, तो मैं वो क्लास लेके चलूंगा। तो अंतरधार्मिक विवाह, ये वीडियो आप देख सकते हैं बगल में। ये लगभग 2.5 से 3 मिनट की वीडियो है, लेकिन इसका मैं एक छोटा रेफरेंस दे रहा हूं। ये मामला है मध्य प्रदेश के रीवा का। यहाँ आप लोगों को देखो, मैंने बताया कि आप लोगों को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। केवल ये देखना है आप लोगों को साइकोलॉजी के मुद्दे से कि हम लोग इस पर क्या दृष्टिकोण या हमारा क्या मत होना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो मैं आप लोगों को स्थिति से रूबरू करवाऊं और कितनी गहरी स्थिति बन जाएगी। ऐसा देखो, वहां आप यदि इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां स्थितियां बनेगी आपके ऊपर, लेकिन यहाँ स्थिति मैं बना रहा हूं इस मुद्दे पर। ये मुद्दा है, यहाँ एक किसी विशेष धर्म का लड़का किसी विशेष धर्म की लड़की को कोर्ट लेकर जाता है। वहां पे एक ये जो छोटी वीडियो चल रही है साइड में, उसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ। मैं पूरी घटना बताए दे रहा हूँ, लेकिन बाद में उसकी मैं आवाज इसलिए डाउन रखा हूँ क्योंकि आप लोग उसमें गंदी गंदी गालियों का उपयोग किया गया है, तो आप लोग अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को लिए। लेकिन आप लोग जो भी सोशल मीडिया पर यदि ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव रहते हो तो उन लोगों ने जरूर ये वीडियो उसकी रियल वॉइस सुनी होगी। यहाँ पे एक धर्म का, विशेष धर्म का, देखो आप यदि हिंदू हैं तो यहाँ मान लेना कि लड़की हिंदू है, ठीक है, और लड़का मुस्लिम है। ये आप दिमाग में केवल साइकोलॉजी के मुद्दे से समझना है। यदि आप मुस्लिम हैं तो आपको यहाँ मान लेना कि लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है, ठीक है। यदि आप ग्रंथी है तो आपको मान लेना है कि लड़की सिख है और लड़का हिंदू है। यदि आप पादरी हैं तो आप मान लेना कि लड़की ईसाई है और जो लड़का है वो यहूदी है। मतलब अभी जो वर्तमान में जो विचारधाराएं चल रही हैं एक दूसरे से कट्टरवाद की, इस पर थोड़ा फोकस कर। देखो, हम लोग नहीं है कट्टर, ये बात दिमाग में रखना है। मैं केवल आप लोगों को समझने के नजरिए से बता रहा हूँ ये स्थिति। तो आप लोगों को चारों स्थितियां देख लेनी है कि क्या कैसा है, कौन सी लड़की किसे। मैं इधर इसलिए इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को। हम लोग सब लोग हैं, धर्मगुरु बनने जा रहे हैं यदि, तो हम लोगों को कैसे देखना है नजरिए। वहां मैं बता दूं यदि उस वीडियो में पर्टिकुलर तो क्या हुआ कि वो घटना मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है, जिसमें एक मुस्लिम लड़का पहुंचता है कोर्ट में शादी करने की। लड़की हिंदू है, लेकिन उस वीडियो में ज्यादा जो फोकस किया गया है वो जाति पर, लेकिन वो जाति विशेष पर नहीं देखेंगे हम लोग, देखेंगे वो अंतरधार्मिक अंतरजातीय मुद्दा में एक अलग से समझाऊंगा कि क्यों जातिवाद बढ़ रहा है। वो जातिवाद में यदि हम लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या फायदा होगा और समाज में क्या अभी वर्तमान में नुकसान होंगे। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे केवल अंतरधार्मिक विवाह से। अब यहाँ आता है, वो लड़का पहुंचता है कोर्ट, लड़की को, हिंदू लड़की थी, उसमें कोर्ट में लेकर जाता है बुर्का पहनाकर। वहां पर उसकी पूरी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही अपनी आईडी शो करता है वो लड़का, तो उसमें लड़का जो मुस्लिम शो होता है और लड़की बुर्का पहने हुए थे, लेकिन उसका जैसे आधार कार्ड वकीलों द्वारा देखा जाता है तो उसमें हिंदू लड़की पाई जाती है। तो वकीलों द्वारा हंगामा किया जाता है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे कान पकड़ के उठा बैठ के लगा, और उसके साथ बहुत सा मारपीट भी की गई, जिसमें उसका खून भी बहा। वहां इस स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वकीलों द्वारा, सब लोगों के द्वारा इतना मारपीट की। देखो, जहां व्यक्ति पूरे भारत देश के लोग न्याय पाने जाते हैं, यदि वहां वकील जो कानून के रक्षक या कानून के सहयोगी माने जाते हैं, जो हम लोगों को न्याय देने के में माध्यम या मीडिएटर का काम करते हैं, यदि वो ऐसी घटनाएं, हिंसात्मक घटनाएं करने लगे तो फिर हमारे देश में आप न्याय की क्या अपेक्षा करेंगे, वो आप अंदाजा लगा लेना। हम लोग हर स्थिति में अपनी अपनी स्थिति में, जो भी जिस धर्म का लड़का हो वो उस स्थिति में रख लेना है। ये स्थिति को नहीं रखना है कि यहाँ क्या था, आप स्थिति क्या बिगड़ी। जब वकीलों ने हमला किया, वो लड़का इतना गंभीर घायल हो गया। दूसरी स्थिति मुझे जो दयावान लगी, वहां पे पुलिस द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ। पुलिस को उस लड़के को लेकर बीच में गाड़ी में लेकर भागना पड़ा उसकी रक्षा के लिए।
अब समझ सकते हैं आप कि कोर्ट में जहां कानून या न्याय मिलता है लोगों को, और वहां किसी के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हो जाता है, और मान लो इतना कुछ गंभीर हमला हो सकता था कि मॉब लिंचिंग में उसकी जान भी जा सकती थी। हम लोग मॉब लिंचिंग अब मैं आपको अलग से समझा दूंगा, लेकिन इसमें हम लोग केवल अंतर धार्मिक विवाह पर फोकस करेंगे। ये मैं मिटा देता हूं। अब वहां पे जब पुलिस लेकर भागी, अब आते हैं हम लोग कि आखिर इस मुद्दे में अब आप होते तो आप क्या करते। पहले तो आप ये देखें कि यदि आप लोगों को इस मुद्दे पर बीच में केंद्र में रखकर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस स्थिति में आप होते तो क्या कदम उठाते। मतलब जहां एसडीएम कोर्ट या सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट है, वहां कोई व्यक्ति धार्मिक विवाह कर, वैसे तो आजादी है हमारे यहाँ विवाह की, किसी किसी जगह पर कानून बनाए गए हैं जो अंतर धार्मिक यदि विवाह आप करना चाहते हैं तो आपको कलेक्टर द्वारा परमिशन पहले से सूचना देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। और ऐसे लव जिहाद के खिलाफ में कई कानून बनाए गए हैं। तो इन सारे शब्दों को मैं अलग अलग एक क्लास में आपको डिस्कस करूं, क्योंकि ये शब्द मूलतः एक लेक्चर का पूरा रूप लेते हैं, उनको समझना बहुत अच्छी तरह है। देखो मैंने बताया था कि अब आज से ही आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर लेनी है, जब हमको धर्मगुरु बनना है वो आज से ही सोचना शुरू करना है। मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले तो आप लोगों को कोशिश करनी है, ठीक है। आप यदि कोशिश नहीं करेंगे, वो आप इसको साइड में रख उसका सामना नहीं करेंगे, वो आप उससे बचते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बात बिल्कुल लिख के रखना है, वो आज ही लिख लेना है। क्योंकि यदि आप ऐसी स्थिति में रहते हैं कि मैं जो भी मुद्दा आपको समझाऊं, तो यदि वो उस मुद्दा को आपको आप बचेंगे, मान लो ठीक है, मुझे पता है कि आप यदि जो भी हमारे साथी हैं पहली बार ऐसे मुद्दों पर चर्चा में हमसे जुड़े होंगे, उनको नहीं इतना सारी ऐसी स्थितियां या इनका समाधान कैसे निकालना है नहीं आता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको नहीं आपने पढ़ा है एक भी बार तो आप कोशिश ना करें। आप देखो अच्छी बुरी कोशिश दोनों करनी है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर कट्टर आपको अपने धर्म के लेकर, मतलब लड़की हिंदू है लड़का मुस्लिम है, तो इसमें नहीं आपको भावनाओं में बह जाना है। यहाँ स्थिति मान लो आप होते उस जगह पे हिंदू लड़का और लड़की मुस्लिम होती, और आप वहाँ मुस्लिमों का चैम्बर होता वकीलों का, वो आप वहाँ शादी करने जाते और ऐसा कोई घटना आपके साथ घटित होती, तो आप कैसा महसूस करते। आपको क्या लगता भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत की कानून व्यवस्था पर, जो हम लोग सर्वधर्म समभाव और सेना का जो मूल्य है कि राष्ट्रीय एकता सर्वधर्म समभाव, इन सारी चीजों की वहां जरूरत है। यदि इस स्थिति में आप लोगों को रखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर देखो, लड़की बालिक है लड़का बालिक है, तो इस स्थिति में तो दोनों अपने राइट टू फ्रीडम है, दोनों को अपने अधिकार स्वतंत्र निर्णय लेने की। यदि वो दोनों इच्छुक है शादी करने के, तो यहाँ तो कोई बात है नहीं। हालांकि मध्य प्रदेश में यदि लव जिहाद संबंधित कोई कानून है, देखो एक होता है केंद्र के कानून, एक होते हैं विशेष तौर पर कुछ संवर्ती सूची में अधिकार दिए जाते हैं राज्य को। यदि राज्य चाहे किसी विषय पर, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक, मतलब जो केंद्र के ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, वो अपना कानून बना सकता है। और वो कानून कब बनाएगा, जिसमें नागरिकों के अधिकारों का हनन ना हो, ऐसे कानून बना सकते हैं। यहाँ पे जो लव जिहाद संबंधी या विवाह अंतरजातीय विवाह, वो अंतर धार्मिक विवाह संबंधी कानून है, वो केवल इसीलिए है कि आपको बहला फुसलाकर दबाव लोभ लालच में आपसे शादी ना की जाए। यदि आप ऐसी स्थिति में है, इसीलिए कलेक्टर की पहले से आपको परमिशन रखी गई है कि आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी कि हम लोग शादी करने के इच्छुक हैं, और फिर कलेक्टर जांच करके परमिशन देगा। और लेकिन बैन नहीं है, शादी आपकी होगी, लेकिन इन सारे नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ स्थिति देखते हैं। अब उस लड़के के ऊपर, अब आप लोग यदि हिंदू हैं मान लो, तो हिंदू की स्थिति में आप रखना है कि आप किसी मुस्लिम धर्म की लड़की से प्रेम विवाह करना चाहते, तो आप कोर्ट पहुंचे हैं और आपके ऊपर ऐसा हमला होता है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है ऐसे में। आप क्या मतलब समाधान या क्या ऐसे कदम उठाते जिसमें आपकी अभी उस वर्तमान में उस लड़के की जो पिटाई हुई है वो आपके साथ ना होती। और फिर आपको एक बात और रखनी है कि कानून व्यवस्था पर आपका विश्वास भी बना रहे, विश्वास भी आपका भंग ना हो। तो ऐसी स्थिति में पहले हम लोग आते हैं कि क्या करना चाहिए था उस लड़के को। तो पहले तो हम लोग को बता देंगे कि वो आजाद है अपना। यदि कोई राज्य का ऐसा कानून है तो उसको कानून सम्मत अपनी कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए थी, कलेक्टर को परमिशन
के लिए आवेदन देना चाहिए था। हालांकि वो सीधा कोर्ट में, जो मुझे लग रहा है एसडीएम कोर्ट पहुंचे, तो वहां पे एक कोर्ट की शादी ना होकर मुझे लग रहा है वो एक नोटरी वाली ऐसी कोई शादी के लिए अप्लाई करने के लिए गया होगा। यदि कोर्ट के लिए यदि परमिशन मांगी होती तो फिर डीएम ये सारी चीजें जांच कर और उसको सुरक्षा मुहैया करवाते। यहाँ पे उसको सबसे पहले जब ऐसा माहौल बिगड़ा हुआ है, इतना एक दूसरे संप्रदायों में एक दूसरे का मतलब विश्वास इतना कम हो गया है और एक दूसरे धर्मों में इतनी कट्टरवादिता फैली हुई है, तो उस स्थिति में इसको उस लड़के को ये करना चाहिए था कि पहले तो या तो सीधा कोर्ट से या हाई कोर्ट से या एसपी ऑफिस से अपना सुरक्षा की परमिशन मांग सकता था कि मुझे शंका है कि शायद मैं कोर्ट मतलब कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट में जाता हूँ, वहां मेरे ऊपर हमला हो सकता है। जो स्थिति यदि यहाँ बाद में मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो आप ऐसा कोई प्रिकॉशंस आपको अपनाना है कि जो आपको उस स्थिति से पहले यदि लगता हो कि हम लोग ऐसी घटनाएं होती रही हैं और यदि हम लोग ऐसा जो सुरक्षा का कदम पहले उठाते हैं तो शायद हम ऐसी घटना से बच सकते हैं। पहले आप लोगों को हर स्थिति में दिमाग लगा लेना है। तो पहली स्थिति तो ये हो सकती थी कि अभी वर्तमान में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे असुरक्षा का उनके अंदर भाव हुआ होगा, मतलब दंपत्ति के। अब यहाँ हम लोग धर्म छोड़ देते हैं, अब यहाँ आप लोग केवल दंपत्ति बीच में रखना है कि एक लड़की लड़का शादी के लिए जा रहे हैं और किसी विशेष जो मान लो ठीक है उनसे कोई संबंध नहीं है उस लड़की का, केवल वो हिंदू है, केवल इतना ही संबंध है, लेकिन अपना भावना में अपने धर्म की रक्षा कैसे आप लोग धर्म गुरु बनने और धर्म का आपके पास अच्छा ज्ञान है, यदि रियलिटी में ईमानदारी से आपने धर्म को अच्छी तरह पढ़ा है तो धर्म सभी में समानताएं हैं। कोई भी धर्म ऐसी हिंसा की परमिशन नहीं देता है। यदि हमारे संविधान में, मैं पहले एक स्थिति और बता देता हूँ, यदि आप कोई मुद्दा देखें तो उस मुद्दे को आप लोगों को सबसे पहले देखना है संविधान, आपका वो पहले मुद्दा संविधान सम्मत है कि नहीं है। दूसरा आपको देखना है नैतिकता, या आप लोग मानवीयता देख सकते हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति आपको देखनी है सामाजिक, कोई सामाजिक ऐसा प्रभाव तो नहीं है इस स्थिति का जिसमें हमारा आने वाली पीढ़ी पर दुष्प्रभाव हो या गलत संदेश जाए। अब देखना है कि इसमें समाज पर अच्छे बुरे प्रभाव, यदि अच्छे प्रभाव हैं तो ठीक है, यदि बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं तो इसको भी हम लोगों पे कोशिश करनी है कि कम किया जाए और एक कोशिश किया जाए कि बिल्कुल खत्म कर दिया जाए ऐसे प्रभावों को। तो आप कोई भी साइको का यदि मुद्दा तैयार करते हैं तो आपको इन चीजों को दृष्टिकोण मतलब केंद्र में रखकर आपको सोचना है हर मुद्दे पर। तो पहला तो हमारा संविधान सम्मत है, ये शादी करना तो उचित थी, इसमें तो कोई शंका है नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र दोनों बालिक हैं, अपनी शादी कर सकती है। हालांकि यदि राज्य के द्वारा ऐसी परमिशन या ऐसे कोई नियम बनाए गए हैं तो उसको कलेक्टर के द्वारा परमिशन लेनी चाहिए थी। और ऐसी स्थिति में डीएमडीए को, यदि जिले का मालिक, तो मैं उस एरिया में पढ़ाई करता हूं तो मुझे पता है कि वो इन सारी स्थितियों से वाकिफ रहते हो और जरूर सुरक्षा मुहैया करवाते। जो ऐसी घटना घटित हुई है इस लड़के के साथ, ऐसी नहीं होती। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो एसपी और डीएम होते हैं उनका एथिकल मतलब कितने नैतिक होते हैं और कितना उनका नीति शास्त्र में कितना लंबा अनुभव रहता है। तो इन चीजें इसीलिए वो नीति शास्त्र स्पेशल 2013 के बाद यूपीएससी वालों ने कंपलसरी कर दिया है 250 नंबर का, केवल इसी कारण कि आप लोग मैं एक बात और बता दूं, यदि आप लोगों को पता नहीं है कि ये बुरा है तब तो आपकी गलती कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं है कि जो मैंने काम किया है या जो वकीलों ने हिंसा की है वो गलत है। यदि आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है तब आप दोषी हैं फिर। इसलिए मैं एक क्लास में, पिछली क्लासों में पढ़ा दिया हूं कि नागरिक कर्तव्य क्या है हमारे, सैनिक कर्तव्य क्या है और फिर धर्मगुरु कर्तव्य क्या है। आप लोगों को जितने भी मेरी क्लास से यदि शुरू से जुड़े हो ना जुड़े हो तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को केंद्र में रखना है। अब यदि हम लोग अब मानवीयता और नैतिकता के आधार पर जो भी यदि लड़का लड़की है आप लोग ऐसी हिंसा करते हो, मान लो
भगवान ना करे या ईश्वर ना करे या खुदा ना करे या गुरु वाहिगुरु ना करे या यीशु ना करे कि उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाती कि कोई की किसी की मृत्यु हो जाती, तो आप अपने धर्म की इज्जत लाज बचाने के लिए या अपनी संतुष्टि के लिए या अपना समाज में झूठा आत्मसम्मान या प्रतिष्ठा रखने के लिए किसी की जान ले ले या जान चली जाती, तो ये तो फिर बहुत बड़ा घाटा होता है। इसकी भरपाई ये सब झूठे आत्मसम्मान प्रतिष्ठा से थोड़ी ना बराबर हो पाती। तो ये नैतिकता की दृष्टि से गलत है और उन लोगों का अधिकार था, वो दोनों एक दूसरे की सहमति से शादी करने गए होंगे। मतलब ये आप लगा सकते हैं अंदाज कि कोई यदि दूसरे धर्म की लड़की और ऐसे बुर्का पहन के, मान लो यहाँ हिंदू की नहीं मानते हैं, सिख की या ईसाई की या कोई बौद्ध की किसी के भी मान लेंगे आप, तो पहुंचती है तो मतलब उसकी सहमति तो है, कोई दबाव ऐसा कोई तो बनाया नहीं गया होगा। यदि बनाया गया होगा तो ऐसे परमिशन इन नियमों के बावजूद बनाए कैसे दी? आप लोग सीधा हिंसा पर उतर आएंगे ये धर्म गुरुओं के लिए। देखो यहाँ क्या हुआ है वो आप लोगों को नहीं सोचना है, ये बात बिल्कुल याद रखें। आपका नजरिया क्या होगा इंटरव्यू के पर्पस से, वो अब जो घटनाएं यदि घटित होंगी, देखो ये स्थितियां वहां साइकोलॉजी में जो स्पेशल अभी बीच में अभी इंटरव्यू जो खत्म हुए हमारे 25 की, इसमें चल रही थी कि स्पेशलिस्ट है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है साइको का। साइको में आपके रास्ते देखे जाते हैं, आप कैसे समाधान खोज लेते हैं। यदि आप इस स्थिति में हो तो कैसा रास्ता दिखाएंगे कि हम लोग हमारी सुरक्षा बनी रहे, कानूनों का पालन हो जाए और समाज पर प्रभाव भी ना अच्छा बुरा मतलब अच्छा तो ठीक है बुरा ना पड़े, यदि बुरा पड़ता है तो फिर उसको कम करने के हम लोग क्या रास्ते ढूंढेंगे। ये सारी चीजें, बाकी भले ही चाहे समाज पर बुरा जाए लेकिन फिर बाद में आ जाएगा उसका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में प्रदत्त वो देश के सभी नागरिकों को है, और दूसरे हम लोग मानवीय अधिकार जो ह्यूमन राइट्स होता है उस पे उसको भी केंद्र में रखकर देखना पड़ेगा हमको। तो इन सारी चीजों को आपको देखना है कि आखिरी मुद्दा पर क्या कैसा आपका रुझान रहेगा और इस स्थिति में आप कैसा जवाब दे सकते थे। इसका मैं जवाब नेक्स्ट अगली क्लास में दूंगा, लेकिन जो भी क्लास मेरी जुड़ते हैं, देखो मेरा एक प्रयास रहेगा, मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को इतना मैच्योर या इतना परिपक्व करना चाहता हूं कि आप स्वयं से इतना आत्मविश्वास आपके अंदर जाग जाए कि आप हर इंटरव्यू फेस, यदि आपका धर्मगुरु नहीं किसी और से भी की आप चर्चाएं करते हैं तो आप तर्कों के साथ, आपके पास कुछ मटेरियल हो, आप केवल सोशल मीडिया के तर्कों का, अधूरे तर्कों का शिकार ना हो। तो इसलिए आप पूरी अच्छी तरह किसी भी यदि केस में कोई भी वीडियो चलती है सोशल मीडिया पे, तो कैसी होती है कि पता चला कि वो वीडियो कहीं किसी देश की अन्य की हो, हिंसा की, लेकिन वो भारत की बनाकर ऐसे कई लोग हमारे महान भाव है। सबसे बड़ी मुझे आश्चर्य की बात तो एक लगी कि ट्विटर पर ऐसे कई आइडिया बनी हुई हैं जो ब्राह्मणों का नाम उपयोग करके, अब पता नहीं कि उनका इस नाम से रोजगार मिल रहा है, ठीक है उनका अच्छा फैन फॉलोइंग है और उनका चल रहा है, लेकिन वो ब्राह्मणों की आईडी बनाकर, अब मुझे तो क्लियर नहीं है कि वो सच में ब्राह्मण है कि नहीं है, लेकिन इतनी मतलब कट्टरता वाली बातें करते हैं, इतनी विद्वेष वाली किसी विशेष धर्म या किसी, कुछ ऐसे हैं कि जो किसी विशेष धर्म को टारगेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि कुछ जातियों को टारगेट करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी पर्टिकुलर लिंग को, जैसे महिलाओं, इनको टारगेट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कुछ विशेष क्षेत्र को टारगेट करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो विशेष भाषा को टारगेट करते हैं। तो उनका अपनी अपनी जगह पर एक रोजगार संबंधी दृष्टिकोण है, उनका चल भी रहा हो, क्योंकि उनका काम सुबह से यही है कि सुबह से एक दो चीजें ऐसी ढूंढ के लाओ, पता नहीं कौन से जमाने की हैं, वो वीडियो सही है कि नहीं है, वो कहानी सही है कि नहीं है, अपना फेंक देना है। कई ऐसे कट्टरवादी या उस मतलब विचारधारा के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका अपना खर्चा पानी चल रहा है। लेकिन हमारे देश में देखो सेना का एक नियम है, आपको सैनिक दृष्टि से सारे मुद्दों को देखना है। समस्याएं इंटरव्यू में क्या हो जाती हैं कि आप लोग एक आम जीवन या आम धार्मिक दृष्टि से देखते जाते हैं, और वहां पे जब वो स्थितियां फंसाते हैं तो उस स्थितियों में फिर आप फंसने लगते हैं कि भाई ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि ऐसी स्थिति भी इसमें बन सकती है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर मैं आप लोगों को ऐसी स्थितियां बताऊंगा कि जिसमें आप लोग खुद मजबूर हो जाएं। यदि ये यहाँ पे जो मैंने मुद्दा बताया, ये मान लेना कि आप, ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़का को या अंतरधार्मिक विवाह का मुद्दा था ही नहीं, यहाँ पे आप थे, ठीक है। आप यदि हिंदू है तो मान लेना आपके साथ मुस्लिम लड़की जा रही है शादी करने के लिए, तो अब यहाँ पे क्या क्या स्थितियां हैं, पहले तो हम लोग
अभी आपके घर परिवार का अंतर धार्मिक नहीं है, इसका मैं अलग से कि ऐसे कैसे इनको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। लेकिन अभी तो हम लोग समाज से ही निपट रहे हैं, कुछ सामाजिक या धर्म के लोग, और वो जो न्याय के मतलब न्याय पर विश्वास करते हैं, जो हमारे संविधान को पढ़ते हैं, और दूसरे आम लोगों को जो गरीब शोषित वंचित उनके लिए न्याय के लिए लड़ते हैं, और वो यदि ऐसी हिंसाएं करने लगे, देखो जो व्यक्ति शादी के लिए गया है वो अनवैलिड तो था नहीं, अवैध तो था नहीं, वो वैध रूप से दोनों की सहमति हो गई, एक दूसरे अपनी चर्चा के साथ गए होंगे। जब तो ऐसी स्थितियां होंगी, आप अभी इमोशनली होकर नहीं सोचना है, आपको केंद्र में संविधान को रखकर आपको ये रखना है कि हम लोग इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं, और इंटरव्यू पैनल में यदि हमसे ऐसी स्थिति पूछी जाती तो हम लोग क्या जवाब इसका अच्छा दे सकते थे। तो आप लोगों को कमेंट में कोशिश करना, मैंने बताया है कि आप लोग यदि कोशिश नहीं करेंगे, सारा जवाब और सारी मेहनत मेरे से ही करवाएंगे, तो आपका कोई फायदा मतलब हो जाएगा, जैसे 30, 40, 50% हो सकता है। लेकिन अब से ये नहीं है कि आपसे मेहनत अभी से करने लगेंगे आप, तो अंततः मैं आपका थोड़ा सा सपोर्ट कर दूंगा तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। यदि मैं पूरी मेहनत करता रहूंगा, आप लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप लोग कुछ मेहनत नहीं करेंगे, कुछ अपना दिमाग, देखो ये सारी चीजें याद जब रहती हैं जब आप अपना दिमाग लगाएं। ये बात बिल्कुल दिमाग में अपना न जो भी स्क्रू लगे रहते हैं सबको खोल लेना। यदि आप जब तक किसी मुद्दे पर दिमाग से सोचेंगे नहीं कि इस मुद्दे पर क्या स्थिति हो सकती थी, यदि हमसे पूछा जाता कि आप वहाँ के मान लो जज होते, आपके वहाँ के थाना प्रभारी होते, अब ऐसी स्थिति हुई है, अब मेरे तो हिसाब से मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता हूँ, किसी व्यक्ति की यदि जान का खतरा है तो वहाँ ये पुलिस वालों की भी मुझे गलती है, इन पर भी एक्शन होना चाहिए। आप लोग तो रिवॉल्वर क्यों दी जाती है? एनकाउंटर आप लोगों ने इतने सुने हैं कि कई एनकाउंटर हुए हैं, कई ऐसे है कि कई सही है कई फेक है, वो अपनी जांच का विषय है, उसमें हम लोग जाएंगे नहीं। लेकिन यदि मान लो किसी व्यक्ति की, हमारे देश की नागरिक की एक जान का सवाल है, वो आप सेना में है और ऐसी स्थिति वहां बनती है, मान लो दूसरों को छोड़ दो, अब आप ही को वो पुलिस वालों की जगह आप थे, तो आप वहां क्या ऐसा कर सकते थे? अंतिम उपाय तो पहले तो आप, एक पुलिस वाला खड़ा होकर देख रहा है, ये बहुत गंभीर बात है, वहां एक व्यक्ति, अब उसकी गलती है नहीं है वो जांच का विषय है, वो बाद में पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है कि एक पुलिस वाले लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो कितने ज्यादा है किसी विशेष धर्म के, मान लो ऐसे ही कोई मुस्लिम संप्रदाय का पूरा या किसी अन्य संप्रदाय के लोग होते, वो किसी एक विशेष संप्रदाय के लोगों को, तो उसकी तो सबसे ज्यादा हमारी जवाबदेही है कि उसकी जान की सुरक्षा हो। आप यदि सेना में हैं, आप उस स्थिति में हैं, मान लो आपके पास हथियार भी है, वो आप इन सारी चीजों को आप मतलब वो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, हमारी जो अनेकता में एकता का भाव रखते हैं, और उस स्थिति में ये वकील हमला कर देते हो, आप वहां सेना में आपके पास AK-47 या 203 है, वो खड़े हुए हैं, ऐसा कोई हमला होता है तो आप क्या कदम उठाते हैं इस स्थिति में? ऐसे निकलते हैं साइको वाले प्रश्न। तो अब आपको सोचना है कि मैं क्या कर सकता था। सबसे पहले तो आप उनकी सुरक्षा, देखो आपका कर्तव्य है कि आप अपनी देश की सीमा की, आप अपने देश के नागरिकों की, कर्तव्य आप केवल सीमा की सुरक्षा नहीं है, यदि आपके नागरिक सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आंतरिक अशांति की वजह, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे आप नक्सलवाद बोल लें, आतंकवाद बोल लें, उग्रवाद बोल लें, चाहे मॉब लिंचिंग बोल लें, चाहे ऑनर किलिंग बोल लें, किसी भी स्थिति में आप लोग बोल सकते हैं कि आप इन लोगों की कैसे सुरक्षा करेंगे। तो आपका सबसे पहले ज्यादा कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है वो आपकी नागरिकों की सुरक्षा है। आप इस स्थिति में होते तो क्या करते, कौन सा कदम उठा सकते थे? तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में, और नीचे कमेंट में, पहले तो मैं आप लोगों के एक यदि बात, मैं जानता हूँ कुछ मजबूरी के जो भी धार्मिक जो कर्मकांड संबंधी पढ़े लिखे होते हैं, उनका थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कम होती है, उनकी हैबिट कम होती है, तो आप लोगों को हैबिट थोड़ा डाल लेना है लिखने की। हालांकि आप पेन से लिखें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि आप पेन से नहीं तो आप मोबाइल से भी टाइप करके, मतलब 2-3-4 लाइन में पॉइंट बना के आप कमेंट में कर सकते हैं कि मैं यदि इस स्थिति में होता तो ये कदम उठाता, मेरी क्या जवाबदेही बनती थी, और तो ये सारी चीजें आप मेरे को उत्तर देंगे। फिर मैं आप लोगों को ये अंतर्धार्मिक विवाद और ऐसी स्थितियां आती हैं तो आप लोग कैसे निपट सकते हैं, कैसा समाधान देना है। जब उनको लगना चाहिए कि आप वास्तव में सब धर्म समभाव का दृष्टिकोण रखते हैं,
केवल मुंह से नहीं है कि आप ये बोलने के, जैसे उन्होंने बोला कि आप अंतरधार्मिक विवाह कर सकते हैं, हाँ बोलने से नहीं है, आपको बताना पड़ेगा कि यदि मैं अंतरधार्मिक विवाह करता हूं तो फायदे क्या होंगे मेरे लिए, साथ में उस व्यक्ति के लिए, साथ में हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, ये सारी चीजें प्रस्तुत करनी पड़ेंगी। देखो मैंने कई बार बताया कि जो भी साइको का है वो यदि आप हाँ और ना में केवल दे के आएंगे ना, अब वो तो अपेक्षा करते हैं कि आप पूरा अच्छी तरह उत्तर प्रस्तुत, इस बार देखो इंटरव्यू में घटना घटित होती थी, आप यदि थोड़ा घबराहट, पंडित जी रिलैक्स, या मतलब कुछ भी मौलवी जी, ग्रंथी जी आराम से सोचिए, बताइए, कोई जल्दबाजी है नहीं है, रिलैक्स होकर सोचिए। अब यदि इतना सामने वाला व्यक्ति आपको टाइम देता है तो उसको पता है कि आपको जानकारी है ही नहीं है, अब तो इतना टाइम दे रहे हैं। यदि आप घबराहट में थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं तो वो आपका सपोर्ट करके सीधे आगे निकलते। अब उनको जानकारी है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपको इन मुद्दों से आपने कभी सामना हुआ ही नहीं, तो इसलिए दे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो बोल देते कि आराम से। तो ऐसी स्थितियों में हम लोगों को आगे बढ़ना है सारे। और मैंने बोला था कि कोई स्पेशल होता नहीं है, ये डायरेक्ट, क्योंकि मैं ट्विटर में थोड़ा देख रहा था तो उस वजह से एकदम से ये वीडियो आती है और मैंने देखी, तो मैंने कहा ठीक है, अंतरधार्मिक विवाह, ये स्थितियां पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, और फिर इन स्थितियों पर आपको उत्तर आप कितना अच्छा सोच पाते हैं, और फिर आप कमेंट में जरूर लिखना, ये बात मेरी याद रखना। यदि आप कमेंट में नहीं ये सारी चीजें करते हैं तो फिर मुझे तकलीफ होगी, इसलिए कि सारी मेहनत मैं ही आपको पढ़ाता रहूंगा। और सोशल मीडिया की पढ़ाई का देखो मैं बता दूं, यहाँ मैं जब तक आपको पढ़ाऊंगा ये रियलिटी है, तो आपको फीलिंग आएगी कि अरे मैं तो बहुत महान विद्वान हूँ, वैज्ञानिक बन चुका हूँ और ये सारा मेरे को आता था, ठीक है। लेकिन जब रियलिटी में आपको 1-2 घंटे बाद ऐसी स्थितियां बनाएंगे और फिर यदि कोई बगल से बोल दे कि भाई ऐसा प्रश्न मेरे से पूछो, मैंने ये मुद्दा पढ़ा था, अब मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, फिर आप देना, फिर बोलना उस मुद्दे पर, जब आपको समझ में आएगा कि हम कितना ईमानदारी से। तो इसलिए कोशिश करना कि जितना आप यदि हैंड राइटिंग से पेंसिल लिखने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है। सोचने की स्थितियां कि कौन सी स्थितियां बन सकती थी, हम लोग कैसे इस स्थिति से बच सकते थे, ये सारी चीजें कमेंट में जरूर करना। और यदि आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप फोटो कागज में लिखना है, सिंपल पेपर में व्हाइट में फोटो लेना है, कमेंट में अपलोड कर देनी है। तो इससे देखो मुझे कम से कम लेवल तो पता चलेगा आप लोगों को। और ये मत समझना कि मैं पहला उत्तर दे रहा हूँ गलत है, ऐसा कोई माइका लाल नहीं हुआ है कि जिसने पहला उत्तर बहुत सही दिया हो। देखो मैं स्वयं, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं तो पता ही नहीं था कि मैं क्या लिखता था, लेकिन शुरुआत की, यदि मैं उसी समय डर जाता कि मेरी इज्जत हो और क्या होगी, देखो कहीं किसी की इज्जत नहीं है। जब आप धर्मगुरु बन जाएंगे तब आपकी इज्जत है, तब आपको जानेंगे लोग कि हाँ ये भारतीय सेना में धर्मगुरु का वैल्यू है, और मेरी नजर में भी देखो तभी वैल्यू होगी। अभी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और सोशल मीडिया में आप ज्यादा, आपको लगता है कि मेरे परिचित वाले कुछ मित्र यार ऐसा कर रहे हैं तैयारी और मेरी थोड़ी वैल्यू कम होगी, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी आईडी में फोटो वो ना लगाकर दूसरी फोटो लगाकर वो अपना ऐसा कर सकते हैं। देखो अंततः हमको अपना विकास चाहिए और अपने लिए सफलता चाहिए, तो इसमें फिर इज्जत दाव पे लग जाए, चाहे झोल इज्जत दाव पे आपकी लग जाए, उसमें आप लोगों को बिल्कुल डरना नहीं है। आप शुरुआत करेंगे भले ही गलत से करेंगे, लेकिन मुझे पता तो चलेगा कि किस दिशा में सोच लेते हैं लड़के या किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं नैतिकता के नियमों के आधार पर आप लोगों को सही दिशा में, और नैतिकता के साथ साथ जो हमारे भारतीय सेना के नियम है उन नियमों के आधार पर मैं आप लोगों की सोच विकसित करूं। वर्तमान में आपको क्या सोचना है, क्या लागू करना है, वो बात एक अलग है, चलते रहना, उससे मुझे आपके व्यवहार के मतलब वर्तमान जीवन में कोई मतलब नहीं है। मेरा केवल केंद्र रहेगा कि आप धर्मगुरु यदि आप बनना चाहते तो उसमें आपका कैसा होना चाहिए दृष्टिकोण, तो ये सारी रास्ते में आप लोगों को बताऊंगा। बाकी अभी आप जैसे भी हैं वैसे सोच सकते हैं, वैसे मेरे को कोई समस्या है नहीं है। यदि आपको धर्मगुरु की रियलिटी में सीरियस में तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ मैं थोड़ा मेहनत करूंगा, उसके साथ आपको यदि मैं 60% या 70-80 करूं तो आपको 20% करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो मेरा तो देखो मैंने 10-15-20 मिनट में कोशिश की है अच्छी स्थितियां समझाने की, आप यहाँ फीलिंग कर लेंगे वीडियो देख के कि अच्छा अब तो मैं समझ गया, अब तो मैं ज्ञानी बन गया, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ।
लेकिन वहां जब स्थिति आएगी आपके सामने, जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यदि आपने इन स्थितियों को लिखा नहीं है, वो अपने दिमाग से, सबसे पहले कि आप अपना दिमाग दौड़ाओ कि आखिर हम कैसे निपट सकते थे इनमें, फिर मैं बताऊंगा इन स्थितियों को कि हम लोगों को कैसे कदम बढ़ाना था। सामने वाले जिन लोगों ने हमला किया है उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस न पहुंच पाती। ये नहीं है कि हम लोग उनके विरोध में हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे, ठीक है, इसकी भी सुरक्षा हो जाए। धर्म जो न्याय पर, हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास है, वो भी ना हो। जो भी हमारे कानून या नागरिकों की सुरक्षा का, जिनका पुलिस का दायित्व है, उनका भी बना रहे। जनता के ऊपर, जनता के अंदर ये विश्वास, तो मान लो अब मुझे है, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, मान लो अंतर धार्मिक हूँ, मैं किसी मोमडन से प्यार करता हूँ, वहां पे मैं लेके पहुंच जाऊं, मुझे पता है कि 10-12 मुस्लिम वकील हैं और वो मेरे पर हमला कर सकते हैं, तो फिर मैं ऐसी स्थिति है, ये घटनाएं देखकर थोड़ी ना जाऊंगा। अब तो यहाँ स्थिति यही बनेगी, अब मेरी तो आजादी छिनेगी भाई, हम लोग दोनों चर्चाएं करेंगे, हम भाग जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में कोई सामने, जब पता है कि मौत सामने खड़ी हो, मान लो इस स्थिति में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ऐसी मॉब लिंचिंग में कई ऐसी घटना हो गई है जिनमें उनकी मृत्यु हो गई, बाद में वो बेचारे दोषी भी नहीं पाए गए, और जो सारी चीजों पर आरोप लगाकर उनकी, जैसे अभी कई बातें चल रही थी कि बच्चा चोरी हो रहे हैं, कई ऐसी मानसिक विक्षिप्त लोगों पर ऊपर हमला किया लोगों ने, उनकी मौत हो गई, बाद में पता चला कि वो मानसिक पीड़ित था और उसको ये सारी जानकारी नहीं थी, तो अपना खुद बचाव नहीं कर, मतलब बोल नहीं पाता था, या उसको इतना दिमाग नहीं था कि हम लोगों को क्यों पीट रहे हैं। तो ये बड़ी दुख वाली बात है। यदि हम लोग भारतीय सेना में जाना चाहेंगे तो इन सारी चीजों को हम लोगों को बिल्कुल याद रखना है। अब देख, मैं लास्ट बात बता दूं, जिन लड़कों